नमस्कार। आज हम कह सकते हैं एक आर्कियोलॉजिकल डिटेक्टिव स्टोरी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी खोई हुई दुनिया की पड़ताल करेंगे जो हजारों साल तक जमीन के नीचे ही दफन थी। एक ऐसी सभ्यता जिसके बारे में जब पता चला ना तो बड़े बड़े इतिहासकारों के भी होश उड़ गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी कहानी की पड़ताल। जरा एक पल के लिए सोचिए, आज से कोई 4000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जो उस वक्त की सबसे बड़ी सभ्यताओं यानी मिस्र और मेसोपोटामिया को सीधे सीधे टक्कर देती थी। उनके शहर क्या कमाल के थे, आज के मॉडर्न शहरों की तरह एकदम प्लान किए हुए थे। और फिर अचानक जैसे हवा में गायब हो गए, सब कुछ खत्म। सवाल यह है कि आखिर कौन थे वो लोग और उनके साथ ऐसा क्या हुआ। तो हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? भाई सिंपल है, क्योंकि 1921 में जो पहली जगह खोजी गई थी उसका नाम हड़प्पा था। ये दक्षिण एशिया की पहली शहरी सभ्यता थी और सच कहूं तो एक ऐसा रहस्य थी जिसे सुलझाने में एक्सपर्ट्स को भी कई दशक लग गए। तो चलिए अपनी पड़ताल के पहले हिस्से पे आते हैं। सवाल यह है कि हजारों सालों तक जो सभ्यता गुमनामी के अंधेरे में खोई हुई थी वो आखिर दुनिया के सामने आई कैसे। और यकीन मानिए, इसकी खोज की कहानी भी किसी जासूसी नॉवेल से कम नहीं है। ये बात सोचने में ही अजीब लगती है ना कि हजारों सालों तक किसी को भी इसका अंदाजा तक नहीं था कि हमारे पैरों के नीचे एक पूरी की पूरी वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन दबी हुई है। पीढ़ियां आती गईं, जाती गईं और ये राज जमीन के नीचे ही दफन रहा। लेकिन फिर 20वीं सदी में आकर यह राज धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ। सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की। ठीक अगले ही साल 1922 में राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के खंडर मिल गए। और फिर आया साल 1924 जब जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने एक धमाका किया। उन्होंने ऐलान किया कि एक पूरी की पूरी नई प्राचीन सभ्यता खोज ली गई है और बस उसी दिन से इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। अच्छा, खोज तो हो गई, पर अब एक नया और उससे भी बड़ा सवाल सामने आ खड़ा हुआ कि भाई ये सभ्यता आखिर थी कितनी बड़ी, इसका फैलाव कहां से कहां तक था। और जब खोजकर्ताओं ने नक्शे पर इसके शहरों को मार्क करना शुरू किया ना तो सच में उनके होश उड़ गए। तो चलिए देखते हैं कि यह साम्राज्य कितना विशाल था। इसका आकार ही देख लीजिए, अपने आप में हैरान करने वाला है। यह सभ्यता एक बहुत बड़े, एक विशाल त्रिभुज, एक ट्रायंगल के शेप में फैली हुई थी जो आज के पाकिस्तान और भारत के बड़े हिस्सों को कवर करती थी। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, अगर हम मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं को मिला भी देना तो भी ये उनसे बड़ी थी। कमाल है ना। अगर आंकड़ों में बात करें तो इसका एरिया था लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 12,99,600 टू बी प्रिसाइज। अब ये कितना होता है? इसको ऐसे समझिए कि आज के फ्रांस, जर्मनी और स्पेन तीनों देशों को मिला दें तो भी ये इलाका उससे बड़ा था। मतलब साफ है, ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, ये एक विशाल साम्राज्य था। इसके फैलाव का अंदाजा लगाने के लिए चलिए इसके चारों कोनों पर एक नजर डालते हैं। सबसे उत्तर में ये सभ्यता आज के जम्मू कश्मीर के मांडा तक थी, तो वहीं दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैली थी। पूरब में इसका सिरा था उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर और पश्चिम में ये पाकिस्तान के सुतका गिंडोर तक पहुंचती थी। मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक जबरदस्त फैलाव था। देखिए, किसी भी महान सभ्यता की असली पहचान होती है उसके शहरों से, और सिंधु घाटी के शहर, अरे वो तो अपने समय से सदियों आगे थे। तो चलिए अब इन प्राचीन महानगरों के अंदर चलते हैं और देखते हैं इनकी अद्भुत नगर योजना को। इस सभ्यता के दो सबसे बड़े और सबसे मशहूर शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इन्हें अक्सर इस विशाल सभ्यता की जुड़वां राजधानियां यानी कि ट्विन कैपिटल्स कहा जाता है। और कहना गलत भी नहीं होगा, ये शहर सही मायनों में इस विशाल साम्राज्य के दिल की धड़कन थे। पहले बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, जिसका मतलब है मृतकों का टीला। ये शहर अपने आप में एक अजूबा था। यहां मिली सबसे बड़ी इमारत थी एक विशाल अन्न भंडार, मतलब एक ग्रेट ग्रैनरी। लेकिन जो सबसे मशहूर चीज यहां मिली वो था इसका ग्रेट बाथ, एक बहुत बड़ा स्नानागार। जॉन मार्शल ने तो इसे एक अस्टॉनिशिंग कंस्ट्रक्शन कहा था। इतना ही नहीं, यहीं से हमें बुने हुए कपड़े का सबसे पुराना सबूत भी मिला है। और एक दिलचस्प बात, माना जाता है कि यह शहर बाढ़ की वजह से 7 बार तबाह हुआ और 7 बार ही इसे फिर से बसाया गया। पर कहानी सिर्फ इन 2 शहरों तक ही सीमित नहीं है। और भी शहर थे
जिनकी अपनी अपनी खासियत थी। जैसे कि लोथल, ये एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, एक पोर्ट सिटी, जहां एक विशाल डॉकयार्ड मिला है जो मेसोपोटामिया से सीधे व्यापार का पक्का सबूत है। फिर है कालीबंगा, जहां दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत मिला है। ढोलावीरा अपने कमाल के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता था। और चन्हुदड़ो, वो तो जैसे एक इंडस्ट्रियल हब था, जहां मनके और मोहरे बनाने का काम होता था। मतलब हर शहर की अपनी एक अलग पहचान थी। शहर तो वाकई में शानदार थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था? चलिए अब जो आर्कियोलॉजिकल क्लूज मिले हैं उनके आधार पर उनके जीवन की एक झलक देखने की कोशिश करते हैं। तो जो सबूत मिले हैं वो समाज की एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। ऐसा लगता है कि परिवार मात्र सत्तात्मक थे, यानी मेट्रियार्कल। समाज शायद 4 वर्गों में बटा था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी और मजदूर। और हाँ, यहां तक कि महिलाएं मांग में सिंदूर भी लगाती थी। मनोरंजन के लिए पासा और शतरंज जैसे खेल पॉपुलर थे। अब आते हैं धर्म पर, और यहां एक हैरानी की बात है, इतने बड़े बड़े शहर मिले पर एक भी मंदिर नहीं मिला है। हाँ, लेकिन मातृ देवी की कई मूर्तियां मिली हैं, और लोथल और कालीबंगा में अग्नि वेदियां भी मिली हैं, जिससे लगता है कि शायद वो प्रकृति और अग्नि की पूजा करते थे। और अब हम आते हैं इस सभ्यता के सबसे बड़े, सबसे उलझे हुए रहस्य पर, और वो है उनकी लिखावट। जी हां, सिंधु घाटी के लोगों की अपनी एक लिपि थी, अपनी एक स्क्रिप्ट थी, जिसे हम आज तक पढ़ ही नहीं पाए हैं। ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी कह सकते हैं नाकाम रहे हैं। अब हम इसके बारे में जानते क्या हैं? हम इतना जानते हैं कि ये लिपि ज्यादातर दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस स्टाइल को एक खास नाम दिया गया है, बूस्ट्रोफिडन। इसका मतलब होता है बैल के हल की तरह। मतलब एक लाइन दाईं से बाईं ओर, तो अगली लाइन बाईं से दाईं ओर, बिल्कुल वैसे ही जैसे खेत में हल चलता है। सोचिए, अगर हम कभी इस लिपि को समझ पाएं तो इस सभ्यता के न जाने कितने और राज हमारे सामने खुल जाएंगे। और इसी के साथ हम अपनी इस जासूसी कहानी के आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। इतनी एडवांस्ड, इतनी विशाल और इतनी ऑर्गेनाइज सभ्यता का आखिर अंत कैसे हुआ? ये सारे लोग कहां चले गए? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमारे पास कोई एक जवाब नहीं है, बल्कि कई थ्योरीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स जैसे मार्शल और मैके मानते हैं कि विनाशकारी बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया होगा। वहीं व्हीलर जैसे कुछ इतिहासकार विदेशी आक्रमण की थ्योरी देते हैं। हालांकि इस पर आज भी काफी बहस है। एक और मजबूत थ्योरी है क्लाइमेट चेंज की, कि शायद जलवायु बदल गई, नदियां सूख गईं और खेतीबाड़ी खत्म हो गई। और एक थ्योरी ये भी है कि शायद कोई बड़ी महामारी, कोई एपिडेमिक फैल गई हो। तो फिर आखिर सच क्या है? हमारे पास कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। क्या ये एक अचानक आई कोई तबाही थी, या फिर ये एक धीमा स्लो डिक्लाइन था, या हो सकता है कि इन सभी वजहों ने थोड़ा थोड़ा करके इस महान सभ्यता को हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी खोजा जा रहा है, और शायद यही अधूरापन, यही अनसुलझा रहस्य है जो इस खोई हुई दुनिया को इतना ज्यादा फैसिनेटिंग बनाता है।